Hello class, I hope you all are fine. In our previous lecture, we had started our topic, that is Islamic tradition, that is the topic number 5.1 in your NCERT book according to the chapter named as Bhakti Sufi tradition, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन था दिल्ली सल्तनत के दौरान या दिल्ली सल्तनत के थ्रू इंडिया में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। एंड हमने ये भी पढ़ा कि उस टाइम पे मुग़ल एम्परर भी आने लग गए थे, मुग़ल एम्परर अराइज हो गए थे और कुछ इंडिया में जो थे लोग थे वो टू टाइप्स के हो गए थे, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुग़ल एम्परर। तो जो नॉन मुस्लिम्स लोग हुआ करते थे, जो मुस्लिम्स रूलर या मुग़ल एम्परर की बात करें तो वो अपनी पब्लिक में जो नॉन मुस्लिम पब्लिक हुआ करती थी उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी, या हम कहें कि कोई भेदभाव नहीं किया करती थी, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया करती थी कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रखा। वो उतनी ही रिस्पेक्ट दिया करते थे उनके रिलीजन को जितनी कि वो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो ऐसे दो राजाओं के बारे में हमने कल जाना जो अकबर और औरंगजेब के नाम से जाने जाते हैं कि वो ऐसे लोग थे जिन्होंने हर रिलीजन को पूरी रिस्पेक्ट दी थी। सो यहाँ हमने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम पेज नंबर 151 इन योर NCERT बुक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमें पता ही है कि जो इस्लाम धर्म की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा की गई थी। इसको हमने पूरी डिटेल में +1 में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इसमें हमने इस्लामिक रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। लेकिन सबसे जो इस रिलीजन की क्या कहते हैं कि जो सपोर्ट नहीं हुई थी वो ये थी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी सडन डेथ हो गई थी। अगर वो ज़िंदा होते काफ़ी टाइम और जीते तो ये इस्लामिक धर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता और लोग इसे बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से भी देखते। तो प्रॉफिट मोहम्मद की सडन डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद इस कम्युनिटी को 4 कैलिफ ने संभाला था, जिसे हमने पढ़ा भी हुआ है +1 में। कैलिफेट स्टेट बनी थी। उसके बाद ऐसे ऐसे ये जो रूलर्स मतलब एज अ रूलर काम कर रहे थे। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो इस्लामिक रिलीजन की बेस थे। तो जो इस्लामिक लोग थे यानी जो मुस्लिम लोग थे वो एक कम्युनिटी को ज्वाइन करते थे, जो कम्युनिटी प्रॉफिट मोहम्मद में बनाई थी। उस कम्युनिटी का नाम था उम्मा। आपको याद ही होगा, उम्मा नाम की कम्युनिटी को ज्वाइन करते थे। तो वो जो लोग उम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे या जो इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करते थे दैट इज़ कॉल्ड मुस्लिम्स। तो मुस्लिम किन लोगों को कहा जाता है? जो उम्मा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, या हम कहेंगे इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करते थे, दैट इज़ कॉल्ड मुस्लिम। तो ये जो मुस्लिम लोग हुआ करते हैं इनके बेसिक 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके रिलीजन के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इन प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है? 5 पिलर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन। तो ये पिलर हैं इस्लामिक धर्म के, इस्लाम धर्म के। इनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो इस बात में बिलीफ रखते हैं कि जो भगवान है वो एक है, यानी गॉड इज़ वन, दैट इज़ अल्लाह, जिन्हें वो अल्लाह के नाम से जानते हैं। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो इनके मैसेंजर हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड। और सेकंड जो इनका प्रिंसिपल रहेगा वो ये दिन में 5 बार प्रेयर करते हैं, जिन्हें हम नमाज पढ़ना कहते हैं। आपने सुना भी होगा नमाज के बारे में, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो दिन में 5 बार प्रेयर करते हैं। ऑफरिंग्स 5 टाइम प्रेयर इन अ डे, जिसे नमाज या सलत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमाज या सलत। और प्रॉफिट मोहम्मद जो उनके मैसेंजर हुआ करते हैं उन्हें कहा जाता है शहादा। क्या कहा जाता है?
शहादा। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शहादा किसे कहा जाता था, या नमाज क्या होती है, सलत क्या होती है। सो इसे अपनी फेयर नोटबुक में जो है हाईलाइट या पॉइंट करके बना लें। और थर्ड जो इनका प्रिंसिपल है दैट इज़ गिविंग अर्म्स, दान वगैरह करना। हमने अर्म्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो गिविंग अर्म्स का मतलब डोनेशन करना, जिन्हें ये जकत कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? जकत। नेक्स्ट वन इज़ फास्टिंग करना। आपने सुना होगा रमज़ान के महीने में ये पूरा महीना फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान। ये इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये एक ही बार खाना खाते हैं। शाम को चांद निकलने के बाद ऐसा कोई प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद ही ये लोग क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान, और उसे ये सावम कहते हैं। मुझे पक्की श्योरिटी तो नहीं है कि ये किस टाइम खाना खाते हैं, लेकिन एक टाइम मैंने सुना हुआ है कि ये लोग खा सकते हैं खाना। तो ये पूरा मन जो है फास्टिंग किया करते हैं। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ इन्हें अपनी लाइफ में एक बार तो मक्का की यात्रा करनी ही होती है, यानी एक बार तो हर मुस्लिम को मक्का जाना ही होता है, जिसे हम हज के नाम से जानते हैं। अब आपने +1 में पढ़ा ही होगा हज। तो इन्हें एक बार क्या करना पड़ता है? यात्रा करनी पड़ती है मक्का के लिए, जिसे हज कहते हैं। तो ये हर मुस्लिम के 5 प्रिंसिपल हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें करने चाहिए या वो करते हैं। परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसे हज के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं जो एक मुस्लिम को फॉलो करने पड़ते हैं जब उसने इस्लाम धर्म को अडॉप्ट किया होता है या इस्लाम धर्म को वो फॉलो करता है। तो ये कुछ यूनिवर्सल फीचर्स थे, मतलब फीचर्स हैं इस्लामिक ट्रेडिशन को लेकर। लेकिन क्या था कि इसे जो प्रैक्टिस में लाया जाता था ना, यानी रियल फॉर्म में लाया जाता था, उसके काफ़ी सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। क्या हैं? डाइवर्सिटीज़ हैं। और हमने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा भी था, यानी +1 में, कि जब हमने अब्बासिद रेवोल्यूशन के बाद एक टॉपिक किया था राइज़ ऑफ सल्तनत, जिसमें सल्तनत का राइज हुआ था, जिसमें हमने सुन्नी और शियज़म लोगों के बारे में पढ़ा था। सुन्नी और शियज़म लोगों के बारे में पढ़ा था। तो इन्होंने क्या किया था? अपने ही नए तरीके से कुरान को फॉलो करना शुरू किया था, यानी कुरान को समझना शुरू किया था, इंटरप्रेट करना शुरू किया था, और उसे अपने तरीके से एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना शुरू किया था। तो सुन्नी और शियज़म लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्लाम को या मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस में लाया था। तो एक और कैटेगरी है जिसे हम खोजाज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खोजाज के नाम से जानते हैं, जो शियज़म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी शियज़म का ही वो क्या है, एक पार्ट है। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक तो न्यू कम्युनिकेशन मोड लेकर आए थे। ये कैसे लेकर आए थे इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज़ कि जो कुरान के इंटरप्रिटेशन थी उसे इन्होंने एक नए तरीके से क्या किया था, उसे लिटरेरी के रूप में बनाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? बनाना शुरू कर दिया था, यानी डिसैमिनेटिंग कर दिया था आइडियाज़ डिराइव्ड फ्रॉम कुरान। तो उन्होंने कुरान से जो उन्होंने सीखा, जो समझा, उसे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, अपनी लिटरेचर में या लिटरेरी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आ रही थी। तो इनकी जो राइटिंग स्किल हुआ करती थी, जैसे गिनान हो गया। गिनान क्या था? संस्कृत जनाना से ये निकाला गया था वर्ड गिनान। तो ये इसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। यानी इन्होंने कुरान से नॉलेज लेनी शुरू करी और उसे अपने तरीके से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। इन्होंने काफ़ी डिवोशनल पोएम्स वगैरह भी लिखी थी। पोएम्स वगैरह भी लिखी और काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखी।
किसमें लिखी, काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखी, जैसे वो हो गई पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छी जो गुजरात की लैंग्वेज है, हिंदी एंड गुजराती। इन लैंग्वेज में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, कुरान को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था एज अ पोइट्री फॉर्म, तो पोएम की फॉर्म में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो जो ये सूफ़ी और सुन्नी लोग थे, तो उनमें से एक खोजा नाम की ट्रेडिशन या हम कम्युनिटी कह सकते हैं, जो शिइज़्म से ही बिलोंग करती थी, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन लाया था कुरान के इंटरप्रिटेशन में। क्या, एक तो नया कम्युनिकेशन का मोड, यानी वो कविताएं गाकर, पोएम्स गाकर, पोएम्स लिखकर, लिटरेचर के थ्रू इन्होंने कुरान को समझाना, लोगों को बताना शुरू कर दिया था। और दूसरा, उन्होंने गिनान, यानी संस्कृत का एक जनाना वर्ड है उस जिसका मतलब नॉलेज है, इसका भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने काफ़ी पोएम्स भी लिखी काफ़ी लैंग्वेज में, जिसमें पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छी, हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज इंक्लूडेड हैं। और क्या डाइवर्सिफिकेशन आया था, कहता है कि एक टाइम ऐसा आया कि अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया में माइग्रेट हुए। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, आपको याद ही होगा +1 में हमने पढ़ा था कि जो अरब कम्युनिटी में से ही प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो बिलोंग करते थे, यानी अरब में ही क्या किया गया था, इस्लामिक ट्रेडिशन को राइज किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो अरब मुस्लिम जो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं, और वो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, वो जो थे वो माइग्रेट हो गए थे और सेटल डाउन हो गए थे। कहाँ पे, मलाबार कोस्ट में। कहाँ पे, मलाबार कोस्ट में, जो केरला का पार्ट है, केरला का रीजन है, मलाबार कोस्ट में ये क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे। इन्होंने रहना वहाँ शुरू कर दिया था और इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर दिया था। क्या कर लिया था, वहाँ की लैंग्वेज को भी अडॉप्टेड कर लिया था, यानी लोकल लैंग्वेज जो कि क्या थी, मलयालम। क्या थी, मलयालम को अडॉप्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के लोकल कस्टम्स को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अडॉप्टेड लोकल कस्टम्स, यानी वहाँ के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज थे, उन्हें भी वहाँ अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। कस्टम एंड ट्रेडिशन, जैसे वहाँ के जो मैरिज सिस्टम हुआ करता था, मैरिज कस्टम हुआ करता था, मैरिज ट्रेडिशन हुआ करता था, उन्हें वहाँ उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़, हमने पैट्रिलिनी के बारे में पढ़ा था, पैट्रिलिनी के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। पैट्रिलिनी का मतलब कि फादर से रिलेटेड प्रॉपर्टी को एक मेल चाइल्ड को दे देना, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें फीमेल का इतना रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो अरब मुस्लिम ट्रेडर आए थे, जिन्होंने मलयालम में अपना मतलब मलाबार कोस्ट में अपना जो सेटल डाउन कर लिया था, उन्होंने क्या किया था, मैट्रिलिनी को फॉलो करना शुरू करा था। मैट्रिलिनी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। देखो जैसे क्या होता था कि क्या होता है कि जो मैरिज है, मैरिज के बाद एक फ़ीमेल को अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के घर या अपने हस्बैंड के घर में रहना शुरू करना पड़ता है। लेकिन मैट्रिलिनी में क्या था कि अगर किसी की शादी हो रही है, मीन्स ये एक मेल है, ये फीमेल है और इनकी मैरिज हो रही है, तो मेल को क्या करना पड़ता था, फीमेल के घर जाकर रहना पड़ता था उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर जमाई जो सिस्टम था वो वहाँ पर फॉलो किया जा रहा था बाय अरब मुस्लिम ट्रेडर्स। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आई थी इस्लामिक रिलीजन में। साथ साथ और भी डाइवर्सिफिकेशंस थी। वो डाइवर्सिफिकेशन क्या थी, आर्किटेक्चर जो था मॉस्क्यूज़ का, उससे भी हमें पता चला कि कुछ डाइवर्सिफिकेशंस हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था +1 में, उसमें भी क्या आया था, डाइवर्सिफिकेशंस था। हम अगर अपनी बुक में वो देखें, पिक्चर्स देखें, तो उसमें 6.9, 6.10 और 6.11 में मॉस्क्यूज़ की पिक्चर्स दे रखी हैं। और तीनों का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, तीनों में डिफरेंस है। जैसे मैं आपको अभी शो करती हूँ, ये देखिए 6.9, इसमें जो मॉस्क्यू का स्ट्रक्चर है वो एक ट्रायंगल शेप का, उनका जो रूफ है वो शिकारा, यानी शिकारा नाम का जो रूफ है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमने शिकारा के बारे में पढ़ा था जब हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया।
जिसे हम शिखरा के नाम से या शिखर के नाम से भी जानते हैं, और ये एक बांग्लादेश का मॉस्क्यू है। इनका देखो यहाँ पे इन्होंने डॉम शेप स्ट्रक्चर ऊपर दे रखा है, तो इस तरह का मॉस्क्यू वहाँ पे बनाया गया था। और ये श्रीनगर का मॉस्क्यू है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो आर्किटेक्चर में क्या थे, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इनके जो बेसिक फीचर्स हुआ करते थे वो यही कि जो मॉस्क्यूज़ का फेस होना चाहिए, यानी उनका जो फ्रंट होना चाहिए वो टुवार्ड्स मक्का होना चाहिए। एक ये फीचर उस मॉस्क्यू में होता ही होता है, मतलब ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। एंड एक हमने मिहरब के बारे में भी पढ़ा था, +1 में ही पढ़ा था ये सब बातें। ये वह जो मतलब निच जो होती है वो, मतलब जो मेन उनका दरबार होता है जहाँ वो प्रेयर करते हैं, उसे मिहरब कहा जाता है। एक मिहरब जो है मॉस्क्यू का फीचर रहता है। एक मिनबार, पल्पिट जिसे हम कहते हैं, पल्पिट या मिनबार, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रीचिंग की जाती है। क्या की जाती है? sermon दिए जाते हैं या प्रीचिंग की जाती है इस जगह पे। तो ये कुछ मॉस्क्यूज के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उनका जो बाहर का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन पाई गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लामिक रिलीजन की जो रियल प्रैक्टिस है उसमें डाइवर्सिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। सो आज का यही टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to make your notes timely and highlights your main points according to MCQ. And don't forget to pray. See you next video. Till then, thank you. Till then, take care. Thank you.